बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक और चैप्टर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, आज उसकी एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करनी है। तो बच्चों, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम दी two acute angles of a triangles, one angle is 10 degree less than the other. Find both the acute angle by using Cramer rule. ठीक है बच्चों, कि अब हमारे पास ना एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, राइट ट्रायंगल क्या होती है कि जिसके ये जो एक एंगल है ये 90 डिग्री होता है, और ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल से मुराद के 90 से छोटे एंगल्स होते हैं। अब ये दो एक्यूट एंगल हमने मालूम करने हैं क्रैमर रूल की मदद से। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक कंडीशन उसने दी है कि वन एंगल इज़ लेस देन दी अदर, कितना, 10 डिग्री। ठीक है, तो अब एक एक्यूट एंगल दूसरे एक्यूट एंगल से 10 डिग्री कम है। अच्छा, ये उस सबसे पहले बच्चों ये समझिए कि ये हमारे पास है एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं ये 1 होता है, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये 3 एक्यूट एंगल होते हैं, और इन 3 एक्यूट एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। अब जब ये 180 डिग्री है तो अब एक एंगल हमें मालूम है कि वो 90 डिग्री है। तो 180 माइनस 90 तो 90 डिग्री, कि ये एंगल 2 और ये एंगल 3 दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो एक्यूट, एक जो हमारे पास है स्मॉलर एंगल। ठीक है, जो स्मॉलर एंगल है यहाँ पर हमने इसे नाम दे दिया x का, और जो लार्जर एंगल है उसे नाम दे दिया हमने y का। अब मुझे कि कैसे मालूम हुआ कि एक स्मॉलर है और एक लार्जर है? दोनों 45 के भी हो सकते हैं। तो अब ये है कि क्योंकि यहाँ पर कंडीशन जो है कि वन एंगल जो है वो दूसरे से 10 डिग्री कम है, तो इसका मतलब क्या है कि एक बड़ा होगा और एक एंगल छोटा होगा। तो अब यहाँ पर ये चीज़ मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब जो स्मॉलर एंगल है हमने उसे नाम दे दिया x का, और जो लार्जर एंगल है उसे हमने नाम दे दिया y का। अब दोनों जो एक्यूट एंगल हैं उनका सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो अब ये पे एक जो है हमारे पास से इक्वेशन वो तो बन गई कि x प्लस वाई के दोनों एक्यूट एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। ये हमने एक कंडीशन बना ली। अब दूसरा समझिए कि एक एंगल बड़ा है और एक एंगल छोटा है। ठीक है ना, इस ट्रायंगल में एक एंगल बड़ा है और एक एंगल छोटा है, और दोनों में फ़र्क कितना है, दोनों में फ़र्क कितना है? तो यहाँ पर अब ये देखिए कि दोनों में जो फ़र्क है वो 10 डिग्री का फ़र्क है। तो अब यानी जो लार्जर एंगल है y, वो बराबर होगा कि स्मॉलर एंगल में 10 ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास लार्जर एंगल आएगा। ठीक है, या तो ये इस तरीके से आप समझिए, या तो ये देखिए कि अगर लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल को अगर माइनस किया जाए तो इनके दरमियान फ़र्क कितना होना चाहिए, 10 डिग्री का। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। आप ये वाली इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन है मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरी मेरे पास जो कंडीशन है, जो इक्वेशन बनी वो बनी कि y माइनस एक्स इक्वल टू 10 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पर ये इससे x के साथ माइनस है, तो x के साथ प्लस लाने के लिए मैं इस सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूँगा। ठीक है,
तो माइनस से जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास इस y के साथ माइनस आ जाएगा, इस x के साथ प्लस आ जाएगा और इस 10 के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बच्चों आप ये देखिए कि अब मेरे पास जो कंडीशन बनी वो कि एक मेरे पास इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 90 और एक इक्वेशन बन गई मेरे पास माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो दोनों साइडों पे माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस है ना बाहर, तो माइनस ने यहाँ पर y के साथ प्लस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस वाई और फिर ये माइनस माइनस ये प्लस एक्स और ये 10 के साथ भी प्लस का साइन है तो इस माइनस की वजह से ये इसके साथ भी माइनस का साइन आ गया है। तो अब ये दो कंडीशन आपके पास बन गई हैं। अब आपने इनको क्रैमर रूल की मदद से सोल्व करना है। तो क्रैमर रूल में के जो है लास्ट एक्सरसाइज उसमें काफ़ी डिटेल से मैंने क्रैमर रूल भी और इन्वर्जन मेथड भी समझाया है। मुझे उम्मीद है कि वो एक्सरसाइज भी आपने देख ली होगी। अब बच्चों यहाँ पर आपने ए मैट्रिक्स एक बनाना है ए, एक बनाना है एक्स और एक बनाना है बी। अब यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स ए बनता है वो कैसे बनता है कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट होते हैं एक्स और वाई के वो मैट्रिक्स ए में आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक्स के साथ 1 है, वाई के साथ भी 1 है तो ऊपर आ गया 1 1 नीचे। अब ये देखिए पहले x की वैल्यू लिखते हैं तो x के साथ यहाँ पर +1 है तो यहाँ +1 आ गया, y के साथ है माइनस तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आएगा -1। तो ये आपने मैट्रिक्स ए बना लिया। फिर मैट्रिक्स x में वो वेरिएबल्स आते हैं जो हमने मालूम करने होते हैं तो यहाँ पर x और y है तो x और y आ गया। और b मैट्रिक्स में जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं वो आती हैं 90 और -10, वो हमने लिख दिया है। अब क्रैमर रूल में सबसे पहला काम ये होता है कि हम लोग मालूम करते हैं डी डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो ए का डी डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं तो डिटर्मिनेंट आपको लिखने का ये मेथड है। आपने डिटर्मिनेंट जब भी मालूम करना है तो इस हिकमत में आपने लाजमी लिखना है। या तो आप DETA लिख दें या तो आप सिंपल ए लिख के उसके साथ 2 वर्टिकल लाइंस लगा दें, दोनों तरीके ठीक हैं। डिटर्मिनेंट बच्चों मालूम होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में फार्मूले का माइनस लगा देते हैं, यानी डिटर्मिनेंट का जो रूल है कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद दरमियान में आप माइनस लगा दें। तो 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में माइनस आ जाएगा। तो 1 1 ज़ा 1 आएगा तो माइनस है तो -1, फिर ये भी 1 1 ज़ा 1 और माइनस है तो -1, तो -1 -2 इसका डिटर्मिनेंट आ गया है। तो डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं है तो ये आगे सोल्व होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो ये आगे सोल्व नहीं होता। अब बच्चों हमने मालूम करना है AX भी आप लिख सकते हैं और DX भी आप लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये AX या DX कैसे मालूम होता है? तो अब बच्चों हमारे पास ये जो मैट्रिक्स A होता है इसका ये जो फर्स्ट कॉलम है इसकी जगह हमने ये बी वाली वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हमने लिखनी है तो हमारे पास AX आ जाएगा। ठीक है, तो अब कॉलम जो है 1 उसकी जगह हमने लिख दिया 90 और -10। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर हमने इसका भी डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ठीक है, तो 90 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, दरमियान में फॉर्मूले का माइनस, फिर इस 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 91 ज़ा 90 साथ -1 के साथ माइनस है तो -90। फिर अब ये देखिए ये 10 के साथ माइनस है तो ये माइनस और ये वाला बाहर वाला माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो 10 1 ज़ा 10, तो -90 + 10 तो ये आ जाएगा -80। अब माइनस क्यों आया है? क्योंकि बड़ी वैल्यू 90 है उसके साथ माइनस है इसलिए माइनस आ गया है। अब आपने मालूम करना है AY। तो AY बच्चों कैसे मालूम होता है कि AY के लिए अब ये जो A का दूसरा कॉलम है इसकी जगह आपने B की वैल्यू लिख देनी है तो आपके पास AY आ जाएगा। तो अब आपने दूसरे कॉलम की जगह इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यूज़ वो लिखी हैं तो अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, और दरमियान में फार्मूले का माइनस, तो आपके पास इसका जो AY का डिटर्मिनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा -100।
अब जब ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया है, ए एक्स का भी और ए वाई का भी, तो सिंपल ये होता है कि जो एक्स है ये मालूम होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स है मेरे पास -80 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए है मेरे पास -2। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल होकर ये हो जाएगा ख़त्म। ये 240 टाइम हमारे पास होता है 80, तो ये एक्स का आंसर आ गया। फिर वाई के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, तो ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 250 टाइम 100 आपके पास इसका आंसर आ गया है। तो एक एक्यूट एंगल है आपके पास 50 और दूसरा एक्यूट एंगल है आपके पास 40। तो ये आपने मालूम कर लिया है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। इन अ क्विज अब्दुल्ला करेक्टली रिप्लाइड 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन फ्राम लिटरेचर एंड साइंस। के एक क्विज़ दिया है अब्दुल्ला ने और उसने 20 में से 15 सवालों के जवाब दिए हैं, और जो हुआ है क्विज़ वो लिटरेचर और साइंस में से हुआ है, और उसने 125 रुपये हासिल किए हैं। इफ़ एवरी करेक्ट लिटरेचर रिप्लाई इज़ क्रेडिट ₹5 के लिटरेचर का अगर जवाब देने पर उसे 5 रुपये मिलते हैं और साइंस का जवाब देने पर उसे 10 रुपये मिलते हैं। देन फाइंड द करेक्ट रिप्लाई ऑफ लिटरेचर एंड साइंस। तो आप मुझे ये बताएं कि उसे जो 125 रुपये मिले हैं उसने कितने साइंस के और कितने लिटरेचर के सही जवाब दिए हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ना बच्चों आपके पास 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो उसकी, और एक कंडीशन है आपके पास रुपीज़ की। तो अब आपके पास एक जो इक्वेशन है वो बनेगी रुपीज़ वाली और एक बनेगी क्वेश्चन वाली। तो कितने ठीक आंसर उसने दिए हैं 15, और 15 आंसर उसने लिटरेचर और साइंस को मिलाकर दिए हैं। तो लिटरेचर को हमने डिनोट कर दिया एक्स के साथ और साइंस को जो है हमने डोनेट कर दिया वाई के साथ। तो एक्स और वाई को मिलाकर उसने जवाब दिए 15, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15। ये एक कंडीशन आपने बना ली सवालों वाली, क्वेश्चंस वाली। दूसरी कंडीशन बनानी है रुपीज़ वाली। तो लिटरेचर का जवाब देने पर उसे कितने रुपीज़ मिलते हैं, 5 रुपये, तो आएगा जी 5x, प्लस साइंस का जवाब देने पर उसे मिलते हैं 10 रुपये, तो वो आ जाएगा 10y, और टोटल उसको कितने मिले, वो मिले 125। तो दूसरी कंडीशन बन गई 5x प्लस 10y इक्वल टू 25। ये 2 कंडीशंस आपने बना ली हैं, और ये 2 कंडीशन आपने बना ली हैं। तो अब उसने ये मेंशन नहीं किया कि आपने क्रैमर रूल से सोल्व करना है या इन्वर्जन मेथड से सोल्व करना है। तो अब क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड आपको अच्छे तरीके से आता है। तो मैं जो है आपको ये एक और तरीके से ये सवाल सोल्व करने का जो मेथड है वो समझाऊंगा, ताकि आपको ये मेथड भी आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पर ये 2 कंडीशंस मेरे पास बनी, 2 लीनियर इक्वेशंस मेरे पास बन गई। आप इन दोनों लीनियर इक्वेशन को ध्यान से देखिए तो दोनों में x जो है वो सेम है, ठीक है ना। तो दोनों में जब x, अच्छा दोनों में x सेम क्यों हुआ है ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। तो दोनों में x इसलिए सेम हुआ है बच्चों कि देखिए मेरे पास जो दूसरी कंडीशन है वो 5x प्लस 10y इक्वल टू 125 है। तो मैंने 5 से इन तीनों को डिवाइड कर दिया। 5 से जब ये डिवाइड होगा तो 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 से जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ आ जाएगा 10 की जगह 2y, और 125 जब 5 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 25। तो ये 2 कंडीशन मेरे पास जो मेरे पास अब न्यू इक्वेशन है सिंप्लीफाई होने के बाद वो आ गई x प्लस 2y इक्वल टू 25। तो जब भी आपने सवाल को सोल्व करना है तो अगर वो सिंप्लीफाई हो रही हो तो आपने इक्वेशन को लाजमी तौर पर सिंप्लीफाई करना है। अब ये 2 कंडीशंस, ये 2 इक्वेशंस मेरे पास बनी हैं। तो अब इन दोनों में x सेम है, तो x सेम है तो अगर इन दोनों को मैं माइनस करवा दूं तो x आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ जी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्राम इक्वेशन
टू के इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट करवा दिया है। अच्छा, अब मेरे पास जो है अब अच्छा ये भी चीज़ आप समझिए, मैंने फ्रॉम के बाद लिखा है इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 पहले आएगी, ठीक है ना। अब इक्वेशन 2 पहले क्यों मैंने लिखी वो भी आगे चल के आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो इक्वेशन में अच्छा, और जब इस तरह का कोई प्लस या माइनस हो तो इसमें दो चीज़ें हैं, ये लेफ़्ट वाली है और ये राइट वाली है। तो लेफ़्ट वाली लेफ़्ट में से माइनस होगी और राइट वाली राइट में से माइनस होगी। तो ये x + 2y ये आ गया माइनस, फिर ये x + y मैंने लिख दिया, ये लेफ़्ट साइड लिखी। फिर अब जो है राइट साइड ये 25 - 15 आ गया, ठीक है, 25 - 15। अब मैंने 2 को फ्राम के बाद इसलिए लिखा कि ये फ्राम के बाद वाली वैल्यू पहले आती है, ये पहले आएगी, तो ये बड़ी वैल्यू है 25, ये भी पहले आ जाएगी, तो माइनस वाला जो चक्कर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप 1 को भी पहले लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता, पर माइनस आ जाएगा तो फिर ज़रा उसको हैंडल करना थोड़ा सा माइनस को मैथ में बहुत मुश्किल होता है। तो अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये माइनस जो है ये इन दोनों के साइन को चेंज कर देगा, ये +x है ये -x हो जाएगा, ये +y है तो ये -y हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये ओपन होगा तो ये -x हो जाएगा, तो ये -x और ये +x आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो ये 2y और इस y के साथ भी माइनस है, तो 2y में से एक y माइनस होगा तो ये रह जाएगा सिर्फ y, ठीक है। तो यहाँ रह गया मेरे पास सिर्फ y, और 25 में से 15 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 10, तो y का आंसर आपके पास आ गया है 10। अब y का आंसर आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में लिखकर x का जवाब मालूम कर सकते हैं। तो मैंने ये जो है y का जवाब इक्वेशन 1 में पुट किया, तो y की जगह आ गया मेरे पास 10, ठीक है। तो y की जगह ये आ गया मेरे पास 10, ये +10 इस साइड पर आएगा, ये हो जाएगा -10, तो 15 - 10 तो ये आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमें ये मालूम हुआ कि उसने जो है लिटरेचर के 5 जवाब सही दिए और साइंस के 10 जवाब ठीक दिए और उसे 125 रुपये मिले हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे पास, इफ़ असद बॉट 3 नोटबुक्स एंड 2 बुक्स पेइंग ₹600, कि असद ने ख़रीदी 3 नोटबुक्स और 2 बुक्स 600 रुपये की, एंड ईमान bought 4 notebooks and 1 book paying ₹550. Find the cost of each notebook and book. अब यहाँ भी दो चीज़ें हैं, एक बुक है और एक नोटबुक है, ठीक है। और हमारे पास एक असद है और एक जो है वो ईमान है। तो जो है जी मेरे पास नोटबुक, उसको मैंने नाम दे दिया x का, और जो है बुक उसे नाम दे दिया मैंने y का, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि जो असद है, असद जो की जो नोटबुक है वो कितनी है, 3 है, तो ये आ जाएगा जी 3x, प्लस बुक कितनी है वो है 2, तो ये आ जाएगा +2y, और उसने कितने पैसे दिए 600, तो ये आ जाएगा 600, ये बन गई इक्वेशन 1। दूसरी जो है ईमान, उसकी बनाते हैं, उसने नोटबुक ख़रीदी 4, तो आ जाएगा जी 4x प्लस जो है बुक्स वो ईमान ने ख़रीदी 1, तो ये आ जाएगा 1y, कितने पैसे दिए 550, तो ये 550 आ गया है। तो ये दो कंडीशंस आपने बना दी हैं। अब इसको सोल्व कैसे करना है, यूज़ क्रैमर रूल, क्रैमर रूल का इस्तेमाल करते हुए इसे हल करना है। तो इसे हल करते हैं। तो क्रैमर रूल वही बात कि आपने मैट्रिक्स ए बनाना है, तो ए में इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो आएंगे, ठीक है, 3 2 4 1। फिर मैट्रिक्स बनता है एक्स, जिसमें जो चीज़ मालूम करनी होती है, जो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई आ गए। बी में आती हैं कांस्टेंट वैल्यूज़, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं 600 और 550, ये हमने लिख दिया है। अब सबसे पहला काम ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट आपको मालूम है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान फार्मूले का माइनस होता है।
तो ये 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, फिर -4 2 ज़ा 8, और 8 में से 3 माइनस होंगे तो आ जाएगा 5, बड़ी वैल्यू 8 है तो साथ -5 आ जाएगा। अब ये ज़ीरो नहीं है तो ये फर्दर आगे सोल्व होगा। अब आपने मालूम करना है AX। तो AX जो है ये कैसे मालूम होता है कि ये जो A मैट्रिक्स होता है इसके पहले कॉलम की जगह आपने ये B वाला मैट्रिक्स लिख देना होता है, ठीक है। तो यानी ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं ये आपने लिखनी होती हैं। तो कांस्टेंट वैल्यूज़ लिख कर फिर मैंने इसका मालूम करना है D डिटर्मिनेंट। तो अब इसका जो D डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा, तो वो थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं। तो डी डिटर्मिनेंट बच्चों जो इसका आएगा वो आएगा जी क्रॉस मल्टीप्लाई और दरमियान में फॉर्मूले का माइनस, 600 वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा और 2550 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 600 1 ज़ा 600 माइनस 550 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 1100। 1100 में से 600 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 500, और बड़ी वैल्यू जो है इसके साथ माइनस है तो ये -500 आ जाएगा। अब आपने मालूम करना है AY। तो AY के लिए अब ये जो सेकंड कॉलम की जगह ये B वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये सेकंड कॉलम की जगह ये B वाली वैल्यूज़ आ गई। इसका भी डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई और दरमियान फार्मूले का माइनस, ठीक है। डिटर्मिनेंट इस तरीके से मालूम होता है। तो जब आपने ये 3 को 550 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया 1650, फिर दरमियान फार्मूले का माइनस, फिर जब 600 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 2400, दोनों को आपने माइनस का करवाया तो ये आ गया 750। माइनस का क्यों कि ये इस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब आपने मालूम करना है x। तो x इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ AX डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ AX का आंसर है मेरे पास -500 डिवाइडेड -5, ठीक है। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल और ये 500 टाइम होता है 500, तो x का आंसर आ गया 100। y इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ AY डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। AY का जवाब है मेरे पास -750, तो मैंने -750 लिखा। डिटर्मिनेंट ऑफ A का आंसर है -5, तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो 150 टाइम होता है 750, तो y का आंसर आ गया 150। तो हमने मालूम कर लिया कि जो नोटबुक है उसकी कीमत 100 रुपीज़ है और जो बुक है उसकी कीमत 150 रुपीज़ है। तो आपने लास्ट में ये एक लाइन और मेंशन करनी है तो आपका जवाब आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। और फिर है जी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सिस्टर, ये 2 सिस्टर्स हैं, उनकी एजेस को अगर ऐड किया जाए, सम किया जाए, तो सिस्टर के नाम है जी सुंदस एंड जैनब, ठीक है। सुंदस और जैनब की एज को ऐड किया जाए तो वो 22 ईयर्स बनता है। इफ़ सुंदस इज़, ये कंडीशन है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, इज़ 1 ईयर ओल्डर देन, कि 1 ईयर ओल्डर है, देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, कि जैनब की एज को ट्वाइस किया जाए तो सुंदस की एज है वो 1 ईयर ओल्डर होती है, ठीक है। ये कंडीशन है। फाइंड द एज ऑफ बोथ सिस्टर यूजिंग मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। अब इसको मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से सोल्व करना है। तो मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से सोल्व करने से पहले अपनी कंडीशन बनाते हैं। तो सुंदस की एज को मैंने नाम दे दिया x का और जैनब की जो एज है उसे मैंने नाम दे दिया y का। अब यहाँ पर सबसे पहला जो कंडीशन है वो तो सिंपल है कि दोनों की एजेस का जो सम है वो 20 है, तो दोनों की एजेस यानी x + y = 22 मेरे पास आ गया है। अब सुंदस की जो एज है, तो सुंदस की एज को मैंने नाम दे दिया x का, तो अब x इक्वल है, ठीक है। अब x इक्वल आएगा किसके, कि जी x इक्वल आएगा जी सुंदस की जैनब की एज को किया जाए ट्वाइस का मतलब है डबल किया जाए, तो ये आ गया जी 2y प्लस, ठीक है। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ कि सुंदस की जो एज है यानी जो x है ये इक्वल है जैनब की एज का ट्वाइस यानी डबल और फिर 1 ईयर ओल्डर, तो +1 हो जाएगा। तो अब इसको आपने सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो ये +2y है, इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -2y। तो आपके पास कंडीशन बन गई x - 2y = 1। तो दो कंडीशंस, दो इक्वेशंस बनानी थी,
तो वो आपने बना ली है। अब इसको फर्दर आगे सोल्व करते हैं मैट्रिक इन्वर्जन मेथड की मदद से। अच्छा, अब मेरे पास ये दो की कंडीशन बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 22 और x माइनस 2y इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक मैट्रिक्स हमने फाइंड किया ए मैट्रिक्स वही के इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, जहाँ पर ऊपर हैं 1 1 और नीचे 1 माइनस 2 ये आ गया। फिर x जो वेरिएबल होते हैं यानी x और y, और b में आती हैं ये कांस्टेंट वैल्यू 22 और 1, ये तीन मैट्रिक्स हमने बना दी। और अब ये जो होता है हमारे पास इन्वर्जन मेथड में हमने मालूम करना है ना x यानी x और y की वैल्यू, ये x हमेशा इक्वल होगा a इनवर्स ऑफ b के, a इनवर्स ऑफ b के इक्वल होगा, ठीक है। और जब ये a इनवर्स ऑफ b के इक्वल है तो अब ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, ठीक है, x इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। अब ये a बनता कैसे है, तो ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी आपको समझाया था, तो यहाँ एक दफ़ा फिर बता दे देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर है 1 1 1, तो अब यहाँ पर ना ये जो कोफिशिएंट्स हैं इन्हें नाम दिया मैंने a का, ठीक है, तो मेरे पास आ गया इनकी जगह a। फिर आगे इनके साथ लिखा हुआ है x और y, और x और y को मैंने नाम दे दिया x का, तो यहाँ इनके साथ आ गया x, दरमियान में इक्वल है तो इक्वल। ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको नाम दिया मैंने b का, तो ये आ गया b। अब मैंने मालूम करना है x, तो a जब इस साइड पर आएगा तो a का इन्वर्स हो जाएगा। a x से पहले लिखा हुआ है तो इस साइड पर भी a जो है वो पहले आएगा, तो जहाँ पर जो x है वो इक्वल आ जाएगा a इन्वर्स ऑफ b, ठीक है। तो ये अगर आपको ये चीज़ नहीं भी याद तो आपको ये चीज़ लाजमी तौर पर याद होनी चाहिए कि मैट्रिक इन्वर्जन मेथड में x इक्वल होगा a इन्वर्स ऑफ b के। अच्छा, अब यहाँ पर b की वैल्यू तो मेरे पास मौजूद है, a इन्वर्स की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो a जो इन्वर्स होता है ये हमेशा इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a अवर a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब a का सबसे पहले आपने a का डिटर्मिनेंट मालूम करना होता है, तो a का डिटर्मिनेंट सबसे पहले मालूम करते हैं। तो अब डिटर्मिनेंट को लिखने का जो मेथड है, जो तरीका है, वो क्या है कि आपने सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखना है। इसके बाद डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में फार्मूले का माइनस आ जाएगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, फिर आएगा जी फार्मूले का माइनस, और फिर इसके बाद फिर ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, फिर 2 1 ज़ा 2, तो साथ माइनस है तो -2, फिर ये -1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये -2 -1 माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 1 3, और दोनों के साथ माइनस का साइन है। वैसे बड़ी वैल्यू का साइन जो है वो भी माइनस है, तो इसलिए -3 आ गया है। ये 0 की इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आगे फर्दर सोल्व होगा। ओके, अब a इनवर्स जो है ये इक्वल होता है बच्चों हमारे पास से, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a हमने मालूम कर लिया है, अब मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a जो है ये भी मालूम करना काफ़ी सिंपल है कि इन दोनों की आपने जगह चेंज करनी होती है, ठीक है। 1 की जगह आ जाएगा -2 और -2 की जगह आ जाएगा 1, ये देख सकते हैं कि हमने इनकी जगह को तब्दील कर दिया है। अब जो दूसरा जो होता है डायगनल, ठीक है, सेकेंडरी डायगनल से कहते हैं, इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। तो दोनों के साथ दोनों 1 है और दोनों के साथ प्लस है, तो दोनों के साथ हमने माइनस लिख दिया, तो ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a, सॉरी एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास आ गया है। अब जो है a इनवर्स, ठीक है, अब a इनवर्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a है मेरे पास -3, और फिर जो आगे जो है मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, एडजॉइंट ऑफ a के साथ, तो उसकी वैल्यू भी हमने साथ मेंशन कर दी, तो ये हमारे पास आ गया है a का इनवर्स। अब -3 आप अगर लास्ट में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो भी ठीक है, और अगर यहाँ पर आप अगर इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो वैसे अगर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ज़रा सी मुश्किल हो जाती है, वो भी आपको मैं अभी बताता हूँ। तो खैर -3 हमने यहाँ पर डिवाइड के करवा दिया, तो -3 अब इन चारों वैल्यूज़ के साथ डिवाइड होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर ये 2 के नीचे आ गया 3, फिर ये जो 1 के नीचे भी 3, ये -1 के नीचे भी -3 और ये जो है 1 इसके नीचे भी 3। अब ये देखिए -2 -1 और ये -1 पहली दूसरी और तीसरी इनके साथ माइनस था, तो ये माइनस इस माइनस के साथ हो गया कैंसिल। इस 1 के साथ माइनस नहीं था तो उसके साथ ये माइनस आ गया है। अब आपने डिटर्मिनेंट को ये जो a का इन्वर्स है इसको b के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास x आ जाएगा। तो अब a इन्वर्स पहले लिखा हुआ है तो a इन्वर्स की वैल्यू आपने पहले लिख दी, फिर b है तो b की वैल्यू आपने यहाँ पर मेंशन कर दी। अब करवाना है जी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई सिंपल होता है, ये रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। ये 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 के साथ, तो ये आपने 2/3 मल्टीप्लाई 23 प्लस ये 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 1/3 मल्टीप्लाई 1 आ गया है। अब सेकंड रो स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ भी अब आपने सेकंड रो लिखनी है, ठीक है। तो ये 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 के साथ, ये आपने लिख दिया। फिर -1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, ये आपने लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई के करते हैं, तो ये 22 2 से मल्टीप्लाई होकर 44/3 आ जाएगा, प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा 1/3। फिर ये 22 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 22/3 आ जाएगा। फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1/3। अब ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ गया है। अब 44/3 प्लस 1/3 नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले आपस में ऐड हो जाएंगे। 44 + 1 तो 45/3, नीचे यहाँ भी सेम है तो अब ऊपर वाले अब दरमियान में माइनस है तो ऊपर वाले माइनस होंगे। 22 - 1 तो ये आ जाएगा 21/3। तो अब ये 3 के साथ जब हमने इसको कैंसिल किया तो ये मेरे पास आ गया 15। 21 को 3 के साथ कैंसिल किया तो ये आ गया 7। तो सुंदस की एज है 15 ईयर और ज़ैनब की एज है 7 ईयर। ये हमने मालूम कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। 2 ट्रक्स हैव कैपेसिटीज़ ऑफ 10 एंड 12 टन्स, के 2 ट्रक्स हैं जिनकी जो कैपेसिटी है वो एक ट्रक की है 10 टन और एक की है 12 टन, ठीक है। ये एक कंडीशन हमें उसने दे दी। आगे, दे मेड अ टोटल ऑफ 20 राउंड ट्रिप्स, दोनों ने 20 राउंड जो है वो ट्रिप किया, टू हॉल 2 to 6 टन ऑफ सैंड टू द कम्युनिटी पार्क हॉल, ठीक है। अब उन्होंने 226 टन जो सैंड है रेत है वो एक कम्युनिटी के पार्क में लेकर गए। 20 राउंड उन लोगों ने लगाए, ठीक है। अब हाउ मैनी राउंड ट्रिप डिड ई ट्रक मेड, तो हर ट्रक ने कितने राउंड लगाए। तो अब यहाँ पर 2 ट्रक है मेरे पास, एक की कैपेसिटी 10 है एक की 12 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 कंडीशन है, एक उनके आ जाएंगे राउंड, ठीक है, कि कितने उन लोगों ने राउंड लगाए। दूसरा आ जाएगा कि टोटल कितना टन माल या वो सैंड लेकर वो गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो 10 टन वाला ट्रक है उसे मैंने नाम दे दिया जी एक्स का, और जो 12 टन वाला है उसे नाम दे दिया मैंने वाई का, ठीक हो गया। तो अब वो कितने राउंड टोटल हैं 20, यानी दोनों ने मिलकर 20 राउंड लगाए हैं, तो x + y = 20, ये आपके पास एक कंडीशन बन गई है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन अब बनाते हैं। तो दूसरी की कंडीशन है कि जो 10 जो x है यानी जो 10 टन वाला ट्रक है उसकी कैपेसिटी है जी 10 टन ही है, तो उसका हमने नाम दिया x का, तो ये आ जाएगा 10x + 12y, 10x + 12y। अब कितना टन माल लेकर गए 226, तो ये आ जाएगा 10x + 12y = 226, ठीक है, 226। अब ये 2 कंडीशन हमारे पास बन गई हैं। तो जब 2 कंडीशन बन गई हैं तो ये काफ़ी सिंपल हो गया है। तो अब इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर उसने ये नहीं बताया कि आपने क्रैमर रूल से करना है या इन्वर्जन मेथड से करना है, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं ताकि आपको ये मेथड भी समझ आ जाए। अब ये होता कैसे है, इसमें एक वेरिएबल्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब वो होगा कैसे
कि यहाँ पर देखिए दोनों x को अगर आप ध्यान से देखें तो एक x के साथ 1 है, एक के साथ 10 है। और अगर ये कंडीशन जो इक्वेशन 1 बनी, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस करवा दूँ तो ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ यही करता हूँ कि मल्टीप्लाई करवाता हूँ एक जो है इक्वेशन 1, ठीक है। इसे आप 1 का नाम दे दें और इसे आप 2 का नाम दे दें। तो इक्वेशन 1 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया और फिर इसको सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करवा दिया। तो अब ये 10 से जब मल्टीप्लाई होगी इक्वेशन 1 तो ये आ जाएगा 10 ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 20। तो 10x से मल्टीप्लाई होगा जी आ जाएगा 10x, 10y से हो जाएगा जी आ जाएगा 10y, 10 से होगा जी आ जाएगा 200, ठीक है। अब इनको आपस में माइनस का करवाना है तो सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम दी सेकंड इक्वेशन, के अब ये जो न्यू इक्वेशन बनी है इसको सेकंड इक्वेशन ये जो है मेरे पास इसमें से माइनस करवा देते हैं। तो फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है जी सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी पहले इसकी लेफ़्ट साइड 10x प्लस 12y माइनस फिर आ जाएगी जी जो न्यू इक्वेशन बनी 10x प्लस 10y इक्वल टू फिर अब राइट साइड पे सेकंड इक्वेशन का है 226 वो आ जाएगा और न्यू इक्वेशन का है 200 तो माइनस के साथ वो आ जाएगा। अब यहाँ पर होगा क्या, माइनस इन दोनों वैल्यूज़ के साइन को चेंज करेगा, ठीक है। ये प्लस 10x है माइनस 10x हो जाएगा, ये 10 प्लस 10y है तो ये माइनस 10y हो जाएगा। जब ये माइनस होगा तो ये माइनस 10x ये प्लस 10x आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो ये प्लस 12y है और यहाँ पे माइनस 10y है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस की वजह से साइन तब्दील हुआ है। तो ये रह जाएगा जी आपके पास 2y, ठीक है। तो 12 में से 10 माइनस होंगे तो ये रह जाएगा 2y और 226 में से जब 200 माइनस होंगे तो ये रह जाएगा 26। तो अब ये 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, इस साइड पर आएगा तो ये 26 के जो है इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 13 टाइम 26 होता है तो y का आंसर आ गया 13। अब y का आंसर हम पुट करेंगे अपनी इस इक्वेशन 1 के अंदर ताकि x का आंसर आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो है मेरे पास कंडीशन उसमें मैंने इसको इंटर कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इस y की जगह आ गया 13 ये और ये प्लस 13 है, इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 13, तो 20 माइनस 13 ये आपके पास आ जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पर 20 माइनस 13 इक्वल टू 7 हो जाएगा क्योंकि y का जवाब 13 था, उसे इक्वेशन जो है 1 उसमें मैंने पुट किया तो मेरे पास आ गया x प्लस 13 इक्वल टू 20, फिर प्लस 13 इस साइड पर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा माइनस 13, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन जो 1 है वो है जी मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 20 है, ओके। y की जगह 13 आ जाएगा, ये इस साइड पर शिफ्ट हुआ तो माइनस हुआ तो ये आपके पास 7 आंसर आ गया है। तो यहाँ पर अब आपको ये बात समझ आ गई कि जो फर्स्ट ट्रक है 10 टन वाला उसने 7 राउंड लगाए और जो सेकंड ट्रक है 12 टन वाला उसने 13 राउंड लगाए। तो यहाँ पर आपने इसको सोल्व कर लिया है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब कि टू मेक 20 kg ऑफ अलमोनियम अलॉय विद 70% अलमोनियम, कि आपने अलमोनियम का एक अलॉय बनाना है 20 kg का और उसमें 70% अलमोनियम होनी चाहिए या विद 70% अलमोनियम के 70% अलमोनियम के साथ। अ मेटलर्जिस्ट वांट टू यूज़ 2 मेटल्स, तो जो मेटलर्जिस्ट है वो 2 मेटल्स को इस्तेमाल करना चाहता है, एक 55% और एक 80% अलमोनियम कंटेंट के साथ, ठीक है। तो 55% और 80% अलमोनियम कंटेंट के साथ। हाउ मच ऑफ ईच मेटल शुड बी यूज, कि अब ये दोनों मेटल्स कितने कितने इस्तेमाल होंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक है जी आपके पास टोटल क्वांटिटी और एक है जी आपके पास परसेंटेज। तो एक टोटल जो क्वांटिटी वाली इक्वेशन बनेगी, एक परसेंटेज वाली भी बनेगी, तो बना लेते हैं। तो जो 55 kg ऐसे मैंने नाम दे दिया x का और जो 80 kg है ऐसे नाम दे दिया मैंने y का, ठीक हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले कि दोनों को मिलाकर कितना वेट होना चाहिए,
20 kg, तो x प्लस वाई इक्वल टू 20 आ जाएगा। ओके हो गया। अब परसेंटेज की बात करते हैं, तो 55% है x की, तो अब ये परसेंटेज है ना, तो बच्चों परसेंटेज याद रखिएगा कि ये हमेशा इक्वल होती है 1/100 के, ठीक है, 1/100 के। तो अब 55 को आपने 100 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया 0.55x, और 80 को आपने जब 100 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया 0.80y। और अब ये टोटल कितना होना चाहिए अल्मोनियम 70%, तो ये 70 को जब आपने 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7। तो अब कितना, अब 20 kg ऑफ 70% ऑफ अल्मोनियम होना चाहिए ना, तो हमने इसको 20 से भी मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है, ये आपने कंडीशन याद रखनी है। तो यहाँ पर ये 0.70 20 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा आपके पास 14। अच्छा, अब आपके पास से कंडीशंस बन गई दो, एक x प्लस वाई इक्वल टू 20 और एक 0.55x प्लस 0.80y इक्वल टू 14 आ गया है। अब एक और मेथड मैंने आपको अभी बताना है जिसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर हमने पुट करनी है। तो ये जो इक्वेशन 1 है, ये यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड की, तो प्लस वाई साइड पर आएगा जो हो जाएगा माइनस वाई, तो मेरे पास बन गया x इक्वल टू 20 माइनस वाई। अब ये जो सेकंड इक्वेशन में x है, इसकी जगह मैंने लिखना है अब 20 माइनस वाई, क्योंकि x इसकी इक्वल है ना, तो x की जगह ये वैल्यू आ सकती है। तो मैंने 0.55 और x की जगह मैंने लिख दिया 20 माइनस वाई प्लस 0.80y इक्वल टू 14 आ गया है। अब 0.55 जब 20 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 11, माइनस ये 0.55 जब y से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 0.55y प्लस 0.80y इक्वल टू 14। अब ये दोनों आपस में हो जाएंगे, क्योंकि दोनों अब वेरिएबल सेम हो गए हैं, तो ये हो जाएंगे माइनस। तो सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो है प्लस 11 ये इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 11, तो 14 माइनस 11 ये आ गया 3। अब जब 0.80 में से 0.50 माइनस हुए, ये आ गया 0.25y। अब 0.25y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड होगा तो 3 डिवाइडेड 0.25, तो ये आ गया 12। ये आपके पास क्या आ गया, y का जवाब आ गया है 12। अब ये y का जवाब आपने यहाँ से यहाँ पर पुट कर देना है, तो 20 माइनस आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 8, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या जवाब मालूम हुआ कि जो मेटलर्जिस्ट है वो 8 kg मेटल जो है वो यूज़ करेगा 55 और 12 kg इस्तेमाल करेगा 80% ऑफ अल्मोनियम वाला, तो उसके पास 20 kg ऑफ जो है अलाय वो बनेगा, जिसमें 70% अल्मोनियम होगी। यही आपने मालूम करना था। मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। कहता है जी सोयाबीन मील कंटेन 16% प्रोटीन एंड कॉर्न मील कंटेन 9% प्रोटीन, कि सोयाबीन जो मील है उसमें 16% प्रोटीन है और कॉर्न मील जो है उसमें 19% प्रोटीन है। हाउ मैनी पाउंड्स ऑफ ईच शुड बी मिक्स टुगेदर टू ऑर्डर टू गेट 350 पाउंड, के दोनों का कितना पाउंड मिक्स किया जाए, टू गैदर किया जाए तो हमारे पास 350 पाउंड मिक्सचर आ जाए। डैट इज़ 12% प्रोटीन, के जो हो कितना 12% प्रोटीन। ओके, तो यहाँ पर बच्चों जो सोयाबीन मील है उसे नाम दे दिया मैंने x का, और जो कॉर्न मील है उसे नाम दे दिया मैंने y का, ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं, एक वेट वाली है और एक परसेंटेज वाली है। तो अब दोनों का टुगेदर वेट जो है वो कितना होना चाहिए, 350 पाउंड। तो x प्लस वाई इक्वल टू 350 पाउंड, ये तो सिंपल पहली इक्वेशन बन गई है। दूसरी परसेंटेज वाली है, तो अब जो सोयाबीन की में कितना परसेंट प्रोटीन है, 16%, तो 16 डिवाइडेड 100 ये आ गया 0.16। तो अब जो कॉर्न है
उसमें कितना परसेंट प्रोटीन है, 9%, तो 9 डिवाइडेड 100 तो ये आ जाएगा 0.09 y। और अब टोटल दोनों का जो है मिक्सचर वो होना कितना चाहिए, वो होना चाहिए जी आपके पास 12% प्रोटीन, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड 100 ये आ जाएगा 0.12, और टोटल वेट 12% का जो है वो 350 है, तो उसको 350 के साथ आपने लाजमी मल्टीप्लाई करना है। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब ये जो है 0.12 मल्टीप्लाई होगा 350 के साथ, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 42। तो दूसरी कंडीशन जो आपके पास बनी वो आपके पास बन गई जी 0.16x प्लस 0.09y इक्वल टू 42 आपके पास इक्वेशन बन गई है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको हल करते हैं, क्योंकि मेरे पास एक सिंपल इक्वेशन है ये। तो अब यहाँ से एक्स का आंसर मालूम करते हैं, तो प्लस वाई साइड पर आएगा, जो हो जाएगा माइनस वाई, तो एक्स इक्वल टू 350 माइनस वाई आपके पास हो जाएगा। तो अब यहाँ पर वही बात कि इस x की जगह ये हमने पुट कर देना है। तो 0.16 x की जगह आ गया 350 माइनस वाई प्लस 0.09 y इक्वल टू 42। अब 0.16 350 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 56, और ये जब ये y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0.16 y प्लस 0.09 y इक्वल टू 42 आ गया है। अब ये प्लस 56 जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा जी आपके पास से माइनस, ठीक है। तो अब ये हो गया माइनस, और यहाँ पर आप ये भी देख लीजिए कि जब ये 0.16y जब 0.09 में से माइनस हुआ तो आपके पास आंसर आ गया 0.07y, ठीक है। और अब 42 माइनस 56, तो आंसर आ गया -14। ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या अगर आप यहाँ पर कैंसिल नहीं करते तो -0.07y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आ गई 200। अब जब y की वैल्यू 200 आ गई तो आपके पास जो कि आपके पास आपने न्यू इक्वेशन बनाई थी x इक्वल टू 350 माइनस वाई, तो अब यहाँ पर y की जगह आपने पुट कर देना है 200, तो 350 माइनस 200 तो ये आ जाएगा 150, ठीक है। तो x का जवाब यहाँ से आ गया 150। तो अब लास्ट में जो जवाब आया वो क्या आया कि 150 पाउंड ऑफ सोयाबीन और 200 पाउंड ऑफ जो है कॉर्न मील अगर आपने मिक्स करनी है 350 पाउंड का मिक्सचर बनाने के लिए, जिसमें 12% प्रोटीन भी होगी। और अब मूव करते हैं बच्चों जी क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। द पेरीमीटर ऑफ अ लॉट इज़ 190 मीटर, द विड्थ इज़ 1/4 ऑफ द लेंथ, फाइंड द डायमेंशन। एक लॉट है, लॉट होता है बच्चों के एक ज़मीन या प्लॉट का कोई भी एक जो ख़ास हिस्सा होता है जो किसी ख़ास मकसद के लिए रखा जाता है, उसे लॉट कहते हैं। तो खैर लॉट है एक, उसका पेरीमीटर है 190 मीटर, ठीक है। अब ये एक चीज़ हमें मालूम हो गई। अब दूसरी कंडीशन को, दी विड्थ इज़, उसकी जो विड्थ है 1/4 ऑफ द लेंथ, कि लेंथ के 1/4 है, आप मुझे उसकी डायमेंशन बताएं। तो जो डायमेंशन उसे बताते हैं। अब बच्चों उसने हमें पेरीमीटर दिया है, तो यहाँ पर ना एक लॉट है, ठीक है, ये मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा चलिए दोबारा बना देते हैं। अब ये समझिए कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल इसलिए है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। दी विड्थ इज़ 1/4, यानी जो विड्थ और लेंथ है ये आपस में इक्वल नहीं है। खैर ये एक रेक्टेंगल है, इसे कहते हैं लेंथ और इसे कहते हैं विड्थ, ठीक है। ये अगर लेंथ है तो ये दोनों साइडें आपस में इक्वल होती हैं, तो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये विड्थ है तो ये भी आपके पास विड्थ होगी, ठीक है। अब जो पेरीमीटर होता है याद रखिएगा हमेशा, वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, के सारी साइडों का जो सम होता है वो पेरीमीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अब देखिए पेरीमीटर क्या आ जाएगा, L प्लस W
फिर है जी आगे एल, फिर प्लस डब्ल्यू। अब लेंथ कितनी हो गई, लेंथ 2 हो गई। तो लेंथ को अगर मैं ये लिखूँ P इक्वल टू 2L, तो कोई इशू है? कोई इशू नहीं है क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं, प्लस 2W। ठीक है, तो पेरीमीटर का जो फार्मूला आपके पास बना वो बना 2L प्लस 2W। पेरीमीटर इक्वल टू 2L प्लस 2W, ये पेरीमीटर का फार्मूला होता है। ओके हो गया। तो अब जो लेंथ है, जो लॉट की एक लेंथ है और एक उसकी विड्थ है, तो मैंने एक को नाम दे दिया एल का जो लेंथ है, और जो विड्थ है उसे नाम दे दिया डब्ल्यू का। दोनों का जो पेरीमीटर है 2L प्लस 2W इक्वल टू 90 है मेरे पास। ये पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन समझिए, द विड्थ इज़, जो उसकी विड्थ है, ठीक है, विड्थ है, इसका मतलब है इक्वल 1/4 ऑफ द लेंथ, के लेंथ का आप 1/4 लें तो विड्थ बनती है। तो दूसरी कंडीशन मेरे पास बन गई W इक्वल टू 1/4L। ठीक हो गया। तो अब सिंपल, ये जहाँ पर ये मेरे पास जो W है, इसकी जगह मैं लिख दूँगा 1/4L, ताकि मैं इसको आसानी से आगे सोल्व कर सकूँ। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया जी 1/4L। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो अब जो है W की जगह आ गया 1/4L। तो अब यहाँ पर W की जगह मैंने लिख दिया 1/4L। अब ये यहाँ पर होगा क्या कि ये 2/4 को कैंसिल करेगा तो नीचे रह जाएगा सिर्फ 2। तो 2L प्लस 1/2 इक्वल टू 190। 2L प्लस 1/2L इक्वल टू 190 आपके पास आ गया है। अब ये L और ये जो है L, ये जो दोनों सेम है, तो 2 प्लस 1/2 आपने कैलकुलेटर में लिखना है। ठीक है, कैलकुलेटर में 2 प्लस 1/2 जब आप लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5/2। साथ L है तो L लिख देंगे, इक्वल टू 90। अब यहाँ पर देखिएगा ज़रा, देखिए ये 2 डिवाइड हो रहा है L के साथ, तो ये इस साइड पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 190 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड 5 आप जब कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा लेंथ का 76। ओके हो गया। अब जब 76 हो गया है, तो अब हमारे पास कंडीशन है जी W इक्वल टू 1/4L है, तो L का आंसर आ गया 76, तो L की जगह आ जाएगा 76। तो आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो विड्थ आ जाएगी 19। विड्थ कितनी आ गई? 19। तो यहाँ से हमें मालूम हो गया कि उसकी जो डायमेंशन है, लेंथ 76 मीटर है और विड्थ 19 मीटर है। मुझे उम्मीद है बच्चों ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।